बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सिचुएशन इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। अभी कुछ भी कहना या किसी नतीजे पर पहुंचना या कोई नतीजा अखज़ करना क़ब्ल अज़ वक्त है, और बहुत सी उम्मीदें भी लगा लेना इस वक्त ज़ाहिरी बात है कि क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पिछली पार्लियामेंट में जो पीडीएम की एक हुकूमत थी उसने पास किया, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आईं, उन पर समाअत हुई। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं साबिक़ चीफ़ जस्टिस, उन्होंने स्टे दिया। उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी पोजीशन वाज़े की कि वो बेंच जो है वो नहीं बनाएंगे, और वो इस तरह की किसी बने हुए बेंच का जब तक उस पर स्टे है हिस्सा भी नहीं बनेंगे। और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के केस में बेंच का हिस्सा बनाया तो काजी साहब उधर से उठ गए। अब काजी साहब ने आते साथ सबसे पहले ज़ाहिरी बात है कि इस मामले को सेटल करना था, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं, इन पर हुक्म इम्तना है, स्टे है, ये जब तक मामला सेटल नहीं होता उस वक्त तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। अब जो समात है वो भी पाकिस्तान की 77 साला हिस्ट्री में पहली मरतबा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत देखा, वहाँ पर किस तरह से समात होती है। ऑल्दो अंग्रेज़ी में थी लेकिन लोगों को समझ आ गई कि किस तरह के मामलात होते हैं। और ये समात जो है इसमें 70% वक्त, जो कि अलार्मिंग चीज़ थी, वो ये थी कि 70% जो इसमें टाइम है वो जज साहिबान ही बोलते रहे और एक दूसरे को ही ये बेसिकली सुनाते रहे, वकला को कम वक्त दिया गया। और एक क्लियर आप कह लें कि डिवाइड जो है वो ओपिनियन की होती भी है, लेकिन ये इसलिए इस केस के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर ये डिवाइड जो है ये अहमियत की हामिल हो गई क्योंकि ऑलरेडी उमर अता बंदियाल साहब के दौर के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट में धड़ेबंदी के हवाले से खबरें थीं और तस्दीक भी हुई, एक जानिब 8 एक जानिब 7। अब फिर से वही बात सामने आई और उस बयानिए को, उस नैरेटिव को तक़वियत मिली कि एक जानिब अब पहले जिधर 8 थे अब उधर 7 हैं, लेकिन दूसरी साइड पे जहाँ पर 7 थे वहाँ पर 8 हो चुके हैं। ये सब कुछ हुआ, लेकिन ज़ाहिरी बात है नाज़रीन इकराम के जो सीनियर मोस्ट जस्टिस होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी अहम हैं क्योंकि जो एंड पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ब्रेक ली और फिर शाम के वक्त लेट ऑफिस आवर्स के बाद ही बल्कि जो समात हुई उसमें बड़ा मुख्तसर सा उन्होंने आके, क्योंकि ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि एक यूनानिमस डिसीजन लिया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आए और उन्होंने कहा कि हम आपस में मुशावरत कर लेंगे कि हमने बेंचेस कैसे तश्कील देने हैं। और इसमें यही तो फिर वकील साहब ने कहा कि ये तो आप मेरा काम आसान कर रहे हैं, ये काम आपका आपस में डिसाइड करने का है, यही तो मेरा मौक़िफ़ है, यही तो मेरा स्टांस है, यही तो मेरा नैरेटिव है, यही तो मेरी इस्तदा है, यही तो मेरी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट के आगे कि पार्लियामेंट डिक्टेट नहीं कर सकता। और बेसिक नुकता भी यही है कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर तब्दील कर दिए। ये बिल्कुल अच्छा किया होगा कि एक शख्स की बादशाहत नहीं होनी चाहिए, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी मर्जी से बेंच बिल्कुल ना बनाएं, बल्कि इस सब के अंदर ये चीज़ इसी तरीके से चलती रहे और 3 टॉप मोस्ट जजेस ही बनाएं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन प्रेसिडेंट, बात बार बार आ रही थी कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, फिर कल को ये इख्तियार जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पार्लियामेंट ले रही है वो वापस भी कर सकेगी, और इसमें 2/3 मेजॉरिटी भी उन्हें नहीं चाहिए होगी, और इसके साथ ही साथ वो और बहुत कुछ कर लेंगे। वो कहेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट के आइंदा से जज को फारिग करना पार्लियामेंट का काम है, और वो एक एक्ट पास कर देंगे, फिर आपको उस पर सरे तस्लीम खम करना होगा, फिर पार्लियामेंट एक क्लियर मेजॉरिटी से एक और करारदाद के जरिए जज साहब को घर, मतलब फिर तो कुछ भी आपने एक इदारे, वो एक प्रेसिडेंट, उसकी असल में चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही थी। जो खातून जज साहिबा हैं, जस्टिस साहिबा, उन्होंने बड़ा अहम नुकता रेज़ किया कि फ्लॉ एक टेक्निकल, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ऑल्दो वो यही कह रहे हैं कि भाई मैं तो ये ये अच्छी चीज़ है कि जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस का ना हो, टॉप के 3 लोगों का हो, लेकिन वो भी इस बात पर आए कि ये कहा जा रहा था कि अपील का हक दिया जाए और अपील पिछले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। फुल कोर्ट की अपील का इसमें लिखा नहीं हुआ, यानी वेग है, एम्बिगिटी है। फुल कोर्ट की अपील फिर कौन सा, फुल कोर्ट से बड़ा बेंच कौन सा होता है,
اب اس سب کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ بینچز کی تشکیل سے متعلق دونوں سینئر ججز سے مشاورت کی، کیونکہ 3 ججز کی کمیٹی جس میں چیف جسٹس اور باقی 2 جسٹس، ایک آپ کے ہو گئے جی جسٹس صاحب جو کہ سردار طارق مسعود صاحب ہیں، ان کا ایشو نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آج جس طرح سے جسٹس منیب، جسٹس اعجاز الحسن، انہوں نے ریمارکس اور یہ ساری چیزیں ہوئی، اور اس میں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اس ہفتے بینچز کی تشکیل اب میں کر سکوں گا، کیونکہ ایک سوال پیدا یہ ہو رہا تھا کیونکہ آج انہوں نے کر دی تھی سماعت ملتوی، اور اس سب کے اندر خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ اگر آپ نے آپس میں ہی طریقہ کار طے کرنا ہے، یہی تو میرا کیس ہے، یہی تو میرا پوائنٹ ہے، ہم آپس میں مشاورت کر لیں گے کہ بینچز کیسے تشکیل دینے ہیں، یہ ہمارا آپس کا کام ہوگا، یہ انہوں نے کہا۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے پہلے پوری کارروائی رکھ دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر بینچز بنانے سے متعلق حکم امتناع، یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے جیو کی طرف سے، کہ ختم کر دیا اور ایکٹ میں شامل دیگر معاملات پر فل کورٹ سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ یعنی اب اس کے اوپر جو اگلی سماعت ہے وہ ناظرین کرام کب سنی جائے گی؟ اگلی اس پر سماعت ہونی ہے ایگزیکٹلی آپ کہہ لیں کہ 2 ہفتے بعد، اور 3 اکتوبر تک اس کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں فل کورٹ نے کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے عدالتی دن پر فل کورٹ کی سربراہی کی۔ سپریم کورٹ کے 15 ججز پر مشتمل فل کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کی، جس کو براہ راست ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ شام میں وقفے کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے کہا کہ آج نہیں لگتا کہ سماعت مکمل ہو، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آج ہی سماعت مکمل ہو جائے، اور اگر تو وہ یہ چاہتے تو پھر کل بھی دوبارہ یہ کیس سنا جا سکتا تھا، پرسوں تک بھی کیس کا فیصلہ ہو سکتا تھا، لیکن اس میں یہی بات ہے کہ شاید جو سینئر ججز ہیں ان کے درمیان ایک اتفاق رائے ہوا، اور یہ جو اتفاق رائے ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دونوں سینئر ججز سے مشاورت کی کہ کیا آپ راضی ہیں کہ کیس کو پارٹ ہرٹ کر رہے ہیں، اور اٹارنی جنرل نے بتایا کہ انہیں سندھ طاس معاہدے سے متعلق مقدمے کے لیے ویانا جانا ہے اور آسٹریا جانا ہے انہیں۔ کھلی عدالت میں چیف جسٹس نے آج کی سماعت کا فیصلہ لکھوایا اور حکم نامے میں کہا کہ درخواست گزاروں اور اٹارنی جنرل کو بینچ کے سوالات کے جواب دینا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ذریعے درپیش چیلنج پر اپنے 2 سینئر ججز سے میں مشاورت کروں گا۔ جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الحسن نے مانا کہ ہم اپنے طور پر پریکٹس اینڈ پروسیجر طے کریں گے۔ یہی تو نکتہ تھا کہ سپریم کورٹ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر خود طے کرے، پارلیمنٹ ڈکٹیشن نہ دے، یہی تو وہ نکتہ ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الحسن نے مانا کہ ہم اپنے طور پر پریکٹس اینڈ پروسیجر طے کریں۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ تمام فریقین 25 ستمبر تک جواب جمع کروا دیں۔ عدالت کے سامنے فل کورٹ تشکیل کی درخواست کی گئی تھی، درخواست گزاروں نے فل کورٹ پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور سپریم کورٹ نے درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اپنے ساتھی ججوں سے مشورہ کر کے بینچ بنا رہا ہوں، آپ سب برا نہ مانے تو دلائل مختصر اور جامع رکھا کریں۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر پر بینچز بنانے سے متعلق حکم امتناع ختم کر دیا اور ایکٹ کے مطابق چیف جسٹس 2 سینئر ججز سے مشاورت کر کے بینچز تشکیل دیں گے، اور اس سب کے اندر دیگر معاملات کے اوپر سماعت جو ہے وہ جاری رہے گی، یعنی کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ اب اس کے تھرو اب جو آئندہ آنے والا عدالتی ہفتہ ہے اس میں ظاہری بات ہے کیسز تو چلنے ہیں، سپریم کورٹ رک تو نہیں سکتی، تو سپریم کورٹ نے رواں ہفتے کا ججز کا روسٹر جاری کر دیا ہے۔ روسٹر چیف جسٹس سمیت 2 سینئر ججز کی مشاورت سے جاری کیا گیا۔ چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز نے 5 بینچز جو ہیں وہ تشکیل دیے ہیں۔ بینچ نمبر 1 میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں، جبکہ بینچ نمبر 2 میں جسٹس سردار طارق اور جسٹس مسرت ہلالی ہیں۔ بینچ نمبر 3 میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید۔ بینچ نمبر 4 میں جسٹس یحییٰ آفریدی، مظاہر علی اکبر نقوی اور محمد علی مظہر شامل ہیں۔ بینچ نمبر 5 میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس حسن اظہر رضوی بھی شامل ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ ایک بہت بڑا اتفاق رائے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، آلدو جو فیصلہ آج کرنا چاہ رہے تھے قاضی صاحب وہ نہیں کر سکے۔ اب یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک چیز کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ کو سٹن کریں گے، وہ انہیں سرپرائز دیں گے، اور ظاہری بات ہے ہر چیز جو ہے اب آپ کو قانون کے، اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں،
इलेक्शंस के हवाले से अभी इलेक्शन एक्ट और सदर की दी गई तारीख का मामला भी सुप्रीम कोर्ट आना है, और इसमें इमरान खान साहब की एक और दरखास्त भी लगी हुई है जिसमें उन्होंने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी हुई है। 90 दिन में इलेक्शंस का मामला भी आएगा। एक जानिब इलेक्शन एक्ट में तरमीम है, दूसरी जानिब आइन है। ये सारे चैलेंजेस तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने खड़े हैं और आते साथ बड़े चैलेंजेस खड़े हैं। पीटीआई ने लगातार पहले एक स्टेटमेंट दी और अब कोर कमेटी ने भी कह दिया कि आप मुल्क के अंदर लॉलेसनेस जो हो रही है उसे खत्म करवाएं। अदालत जो है और जुडिशरी जो है वो मुल्क के अंदर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाए जाने के अवामिल और जबरी गुमशुदगियों के आगे बंद बांधने में नाकाम है। जस्टिस साहब उसमें अपना किरदार अदा करें, नए चीफ जस्टिस। अब इस सब में जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनके हवाले से एक चीज कही जा रही है कि वो एस्टैब्लिशमेंट को सरप्राइज कर रहे हैं। अभी तक ऐसा लगेगा एज ऑफ येट, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि कंफ्यूजन है और अभी किसी के खिलाफ या किसी के हक में या किसी के हवाले से कोई ओपिनियन फॉर्म कर लेना बहुत कबल अज़ वक्त है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंसेंसस आ चुका है तो एक चीज इससे वाज़ेह है कि इट इज अ बिग सेटबैक फॉर द पावरफुल, और नवाज शरीफ और कंपनी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि काजी साहब जो है वो इनके अगेंस्ट हों। और जाहिर बात है कि इसमें देखना यह है कि ताकतवरों को अगर सरप्राइज मिलता है तो क्या नवाज एंड कंपनी काजी साहब से जो उम्मीदें लगाए हुए इस साइड ऑफ द आप कह लें कि लाइन के इस साइड पे होंगे या लाइन के उस साइड पे होंगे, ये एक बहुत बड़ा उनके लिए इम्तिहान है। इमरान खान साहब जो है वो मजबूरी बन सकते हैं इस सारी की सारी सिचुएशन में, पावरफुल की जो पावरफुल हल्के हैं या पावर कॉरिडोर्स है उनकी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो एक चीज़ के ऊपर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, जिद लगा के बैठे हैं। वो जिद है कि जी आइन और कानून, खान आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, ये खान की जिद है। वो इसके अलावा कुछ और नहीं चाहता, वो आइन और कानून की बालादस्ती चाहता है। अच्छा, ये जो काजी साहब के वाले से इसमें जो एक कंसेंसस बिल्ड हुआ है, ये एक बड़ा धचका है जो इस वक्त मैनेजमेंट करना चाह रहे थे चीज़ों की और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। ये जो कंसेंसस बिल्डअप हुआ है टॉप के 3 जजेस में, क्योंकि इसमें वरना ये भी हो सकता था तीसरे जज साहब जो जस्टिस अज़ुल हसन वो इसमें कोई अपना पॉइंट रेज कर देते, लेकिन ये जो कंसेंसस बिल्डअप हुआ है इसने बहुत कुछ क्लियर किया है। और इस सब के हवाले से जाहिर बात है कि आइंदा आने वाले दिनों में हर चीज़ कन्फर्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ जस्ट गिव इट सम टाइम, क्योंकि जो कोई एप्लीकेशन जो खान साहब की लगी है या दीगर चीज़ें उन पर कोई भी चीज़ इनके खिलाफ आई तो जाहिर बात है या खान साहब की तरफ से आई या इमरान खान साहब के खिलाफ आई तो इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास या सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी आया तो बेंचेस की तश्कील से लेकर उन पर फैसलों से हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। और इस सब में अभी तक जो चीज़ें हैं वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और कानून के लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन जाहिर बात है आइंदा आने वाला वक्त मजीद बेहतर अंदाज में हमें बता सकता है कि मामलात किस तरफ को जाएंगे और असल कहानी क्या है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।